इसको आपको उतार ही लिए होंगे। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नहीं किसके बारे में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको पढ़ना है, ये हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए छोटू, फिजिक्स का एक बड़ा ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली जो आपका 12 का सिलेबस है उसमें 3 ही चीज आपको पढ़ना ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, यही 3 आपको पढ़ना है। ठीक ना, मतलब 12 में मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स को यदि हटा दिया जाए, जो हम लोगों का हो भी चुका है, लगभग मॉडर्न फिजिक्स खत्म होने पर है और ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाकी जितना भी सिलेबस में बच गया 12 के सिलेबस में, वो सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही आ जाएगा। नहीं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 भाग में बांटा गया है। इसका एक जो भाग है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा जो भाग है वो कहलाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एस बाद में लगा है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, और इलेक्ट्रो ये इलेक्ट्रॉन से आया है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्थिर चार्ज के बारे में, स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नहीं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के एक ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम स्टेशनरी चार्ज और उस स्टेशनरी चार्ज के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, कि स्टेशनरी चार्ज का आखिर क्या प्रभाव है, क्या यह फोर्स लगा पाता है, तो यदि लगा पाता है तो स्टेशनरी चार्ज के द्वारा लगने वाले फोर्स के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। यदि स्टेशनरी चार्ज अपने आसपास फील्ड डेवलप कर पाता है तो इस स्टेशनरी चार्ज के द्वारा जो फील्ड हमको मिल रहा है उसके फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर पा रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी बारे में पढ़ेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि स्टेशनरी चार्ज जिस जिस प्रभाव को डेवलप कर पा रहा है, जिस जिस इफेक्ट को दर्शा रहा है, सब के बारे में हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत हम स्टेशनरी चार्ज और उस स्टेशनरी चार्ज के द्वारा जो प्रभाव प्राप्त हो रहा है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। नहीं, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग जो है वैसे चार्ज्ड पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन में हो, मोशन में स्थित चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। मतलब वैसे चार्ज का हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो गति में हो। ठीक है, और जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावे हमारा सिलेबस में है सब का सब इलेक्ट्रोडायनेमिक में आता है। तो पहला क्या है, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक का पार्ट है। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, तो मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रोडायनेमिक का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी इलेक्ट्रोडायनेमिक का पार्ट है। तुम लोग को लिखते भी चलना है, ठीक ना। और लास्ट बच गया अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट भी क्या है, तो अल्टरनेटिंग करेंट भी
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं तो क्या कहना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम स्टेशनरी चार्ज और इस स्टेशनरी चार्ज के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। मतलब स्टेशनरी चार्ज एंड इट्स इफेक्ट, इसी का हम लोग स्टडी करेंगे। कहां? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या करेंगे? वैसे चार्ज्ड पार्टिकल और उस चार्ज्ड पार्टिकल के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन में हो, जो गति में हो। जैसे इलेक्ट्रॉन यदि मोशन में आ गया तो उसके प्रभाव को हम कहां देखेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो उसके प्रभाव को हम लोग कहां देखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। नहीं, इसको भी उतार लेना है। अब दोनों में हमारा कॉमन है चार्ज। यहां भी चार्ज है लेकिन स्टेशनरी है, रुका हुआ चार्ज्ड पार्टिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक में चार्ज मोशन में है। तो हमको अभी जो पढ़ना है छोटू वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, फिर मैग्नेटिज्म देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, फिर अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो चार्ज यहां पर एक महत्वपूर्ण टर्म आ रहा है और हम लोगों का सिलेबस में भी जो हम ऊपर लिखे हैं उसमें पहला यही लिखे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हिंदी लिखेगा विद्युत आवेश। देखो छोटू, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हिस्ट्री इसका देखा जाए तो बहुत पुराना है। करीब 600 BC में ही चार्ज्ड पार्टिकल के बारे में जो है विद्वान लोगों ने बताना शुरू कर दिया। ऐसे हम लोगों को इसके इतिहास में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक ना? तो हिस्ट्री में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट पर हम लोग आते हैं जहां से हम लोगों का काम बने, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक ना? तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये है क्या? तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे क्या आम जीवन में कहीं कुछ असर दिखता है? तो बिल्कुल दिखता है। आप देखते होंगे कि जैसे जैसे हाथ को आप रगड़ते हैं, दोनों हाथ को, गर्म हो जाता है दोनों हाथ। ये चार्ज के ही ट्रांसफर के कारण होता है। नहीं, आप देखते होंगे कंघी जब आप करते हैं सूखे बाल में तो चट चट का आवाज आता है। नहीं, हल्का हल्का आवाज आता है। तो वो आवाज किसके कारण हो रहा है? तो वहां फ्रिक्शन हो रहा है कंघी और बाल के बीच। वहां पर भी चार्ज का ही कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है। नहीं, आप बाइक चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, ब्रेक लगाते होंगे, लेते होंगे तो एकदम घिसटाता है आपका पहिया। वहां पर भी चार्ज का क्रिएशन होता है। नहीं, इतना बात आपको समझना है। तो ये चार्ज आखिर है क्या, ये हम लोग देखते हैं। चार्ज के बारे में बहुत विद्वान बहुत तरह का बात बोले हैं, लेकिन सबसे जो फेमस डिफिनेशन माना जाता है वो गिलबर्ट का माना जाता है। उन्होंने कहा कि चार्ज जो है किसी बॉडी में उपस्थित एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी माने उस बॉडी के अंदर स्थित एक ऐसा गुण जिसके बाद कुछ नहीं है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जैसे मास, तो मास किससे बना है तो कुछ पता नहीं। चार्ज ठीक उसी तरह का है। जिस तरह का मास एक प्रॉपर्टी है वैसा ही प्रॉपर्टी चार्ज भी है। तो गिलबर्ट ने कहा कि किसी बॉडी में उपस्थित एक ऐसा गुण जिसके कारण वह बॉडी या वह पदार्थ इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाता है या इलेक्ट्रिक फोर्स को बर्दाश्त कर पाता है,
उसका इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स को वह क्या करेगा अपने आप में, मतलब अगर उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो उसका वह जवाब भी देगा, रिप्लाई भी देगा, ठीक ना। यह है। दूसरा आप यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा गुण है, यह ज्यादा हमको अच्छा लगता है ये डिफिनेशन, इसलिए आपको भी हम यही लिखवाएंगे, गिलबर्ट का नहीं लिखवाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है, या दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है, उसको उस पदार्थ का इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। ठीक ना। लिखिए, किसी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है, कॉमा देकर लिखिएगा, उस सब्सटेंस का चार्ज कहलाता है। मतलब चार्ज ही वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु या कोई बॉडी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न कर पाता है या अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर पाता है। जैसे यदि कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और उसके आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया ई वेक्टर, तो ये ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न हुआ किस गुण के कारण हुआ, तो इस बॉडी के चार्ज के कारण। मान लीजिए ये तार है और तार से होकर करंट प्रवाहित हो रही है और तार के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो गया। कैसे हम दोनों लिखे हैं ये आगे आप समझ जाएंगे। तो तार से जब करंट फ्लो हो रही है तो तार के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रिएशन हो गया। और अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से उत्पन्न हुआ है, तो तार में उपस्थित चार्ज के कारण, तार में उपस्थित चार्ज के कारण। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी सब्सटेंस का वह गुण जिसके कारण वह सब्सटेंस अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है, उस सब्सटेंस का चार्ज कहलाता है। ठीक है। चार्ज के बारे में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जरा हम लोग समझते हैं, जल्दी जल्दी ही समझते हैं लेकिन इसको देखना जरूरी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, तो दो वस्तु लिया, हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे क्या क्या वस्तु था, एक रेशम था और शायद कांच था। तो रेशम और कांच को उन्होंने रगड़ा एक दूसरे पर। तो रेशम और कांच को जब उन्होंने रगड़ा एक दूसरे पर, इस तरह से रगड़ा, तो उन्होंने देखा ये कि कांच पर थोड़े देर बाद पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और रेशम पर थोड़े देर बाद निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। नहीं, तो उन्होंने यहां से ये तय किया कि जरूर रगड़ने पर, मतलब फ्रिक्शन उत्पन्न करने पर चार्ज डेवलप हो रहा है। और यह चार्ज कितने रूप में है, तो दो रूप में यह चार्ज है, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। आगे हम लोग ओरिजिन ऑफ चार्ज देखेंगे तो वहां इसके बारे में बेहतर ढंग से समझेंगे। तो चार्ज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार फ्रिक्शन के कारण। नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग जो है इसमें फ्रिक्शन को काफी महत्व हम लोग देते हैं इस चैप्टर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल फ्रिक्शन के ही वजह से चार्ज डेवलप होगा। कंडक्शन और इंडक्शन ये भी दो प्रक्रिया है जो बाद में आया
समझ में लोगों को कि फ्रिक्शन के अलावे कंडक्शन और इंडक्शन के कारण भी चार्ज उत्पन्न होता है। इसके बारे में हम लोगों को डिटेल जानना है, आगे हम लोग इसके बारे में बेहतर जानेंगे, ठीक ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो रेशम और कांच को रगड़ा तो देखा कि रेशम पर निगेटिव चार्ज आ रहा है और कांच पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार बार कांच को जब रेशम से रगड़ा तो बार बार देखा कि हर बार रेशम पर निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, हर बार कांच पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो यहां से ये स्टार्ट हुआ स्टडी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों नहीं कभी कांच पर निगेटिव चार्ज हो जा रहा है, क्यों नहीं कभी रेशम पर पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी तरह से बिल्ली का खाल लिया, कैट, बिल्ली के खाल को फिर रगड़ा कांच पर, तो बिल्ली के खाल को जब कांच पर रगड़ा तो इस बार उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ? तो बिल्ली के खाल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और कांच पर निगेटिव चार्ज आ गया। कमाल हो गया। अब यहीं से स्टडी प्रारंभ हुआ कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, चार्ज ये है क्या, क्यों किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, क्यों किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। यहीं से फिर चार्ज का स्टडी प्रारंभ होता है। हम लोग अभी देखे हैं चार्ज, ठीक ना। तो चार्ज क्या है ये हम लोग समझ लिए। चार्ज दो तरह का होता है, उसके जस्ट नीचे आप लिखिएगा, चार्ज दो प्रकार के हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीन एलिमेंट्री एलिमेंट हम लोगों के पास है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही फंडामेंटल पार्टिकल मानकर स्टडी करते हैं। नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल क्वार्क नाम का आ गया है, लेकिन चूंकि अभी वह फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं उसका हो पाया है, मतलब मुक्त रूप से वह स्थिर नहीं रह पा रहा है, इसलिए उसको पार्टिकल के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। अभी भी स्मॉलेस्ट चार्ज्ड पार्टिकल के रूप में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो अब दो तरह का चार्ज हमारे पास हो गया, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये किसके वजह से आ रहा है? ये फ्रिक्शन के वजह से आ रहा है। ये सब लिखिएगा नहीं, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। चार्ज के ओरिजिन में, ओरिजिन ऑफ चार्ज में हम लोग ये सब ज्यादा देखेंगे। तो फ्रिक्शन में क्या हो रहा है कि दो बॉडी को आपस में रगड़ा जा रहा है, दो बॉडी को आपस में रगड़ा जा रहा है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, दूसरा निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। ठीक है। चलिए, अब सवाल है कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है, यह हम जानते कैसे हैं? कोई ना कोई उपकरण तो जरूर होगा जिसके वजह से हम ये जान पाते हैं कि कांच और रेशम को जब रगड़ रहे हैं तो रेशम पर निगेटिव चार्ज है, कांच पर पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसे हम जानेंगे? जैसे टेम्परेचर अगर मापना है अपने शरीर का, तो थर्मामीटर हम लगा लेते हैं और पता चलता है हम लोगों का टेम्परेचर क्या है। किसी व्यक्ति के शरीर को देखकर आप टेम्परेचर तो नहीं बता पाइएगा। ठीक उसी तरह से किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और कितना पॉजिटिव चार्ज है, किस बॉडी पर निगेटिव चार्ज है और कितना निगेटिव चार्ज है, इस बात को हम लोग कैसे जानेंगे? नहीं, तो आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज को मापेगा कौन? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने का जो उपकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, GLE शॉर्ट में। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तीर लगाकर लिखिएगा। किसी बॉडी पर उपस्थित चार्ज और चार्ज के पोलैरिटी, और चार्ज के पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, चार्ज के पोलैरिटी को मापने के लिए
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को प्रयोग में लाया जाता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को प्रयोग में लाया जाता है। इतना बात बेसिक है और आप समझ भी रहे हैं। हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिर हम आपको बताए कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज को किस वैज्ञानिक ने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है, और किस प्रकार एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। मतलब चार्ज दो तरह के पोलैरिटी में है, और इसको मापेंगे किससे, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, आगे अगर समय हमको मिलेगा तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को फिगर विगर से थोड़ा समझा भी देंगे, ऐसे वो जरूरी नहीं है। ठीक ना। अब हम लोग आते हैं आगे, यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन तो तय है ऑब्जेक्टिव के लिए। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव, यूनिट ऑफ चार्ज। तो पहला हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसका सबको पता है, कूलम्ब, और यही फेमस भी है, यही आपके बोर्ड में पूछा भी जाता है। इसके अलावे और भी यूनिट है जिसको जानना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। ये भी एक यूनिट है ESU ऑफ चार्ज, फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ESU ऑफ चार्ज, या केवल आप ESU भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। इसके बाद दूसरा जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट है, वो है EMU ऑफ चार्ज। आप केवल EMU भी कह सकते हैं, कोई दुख का बात नहीं है, चार्ज को बुरा नहीं लगेगा। ठीक ना। तो अदर यूनिट में पहला ESU ऑफ चार्ज, दूसरा EMU ऑफ चार्ज, तीसरा फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के ही नाम पर है। और एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, चार्ज का ये सबसे छोटा यूनिट है, आप यहां लिख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। इसके बाद फैराडे, फैराडे केमिस्ट्री में, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो वहां आपको बताया भी गया होगा कि एक फैराडे में 96,500 कूलम्ब होता है। एक्चुअली 96,500 से थोड़ा कम ही होता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग ले लेते हैं 96,500 कूलम्ब एक फैराडे का, वो आगे हम भी लिखाएंगे। एक चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर आवर, एम्पियर आवर। ठीक ना। इतना यूनिट आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है। एसआई यूनिट कूलम्ब, इसके अलावे ESU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन सबसे छोटा यूनिट है, फैराडे, एम्पियर आवर। ठीक है। अब जरा सा देखते हैं कि कूलम्ब और ESU और EMU में कोई रिलेशन है क्या, क्योंकि यहां से भी बहुत सा क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड में, इसलिए इसको देख लेते हैं। इस तीनों का रिलेशन, इसको आप याद रखिएगा, एक में ही हम रिलेशन लिखवा दे रहे हैं। एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। ठीक ना। और 1/10 EMU, इसको आप याद रखिएगा एकदम। ठीक है। बोर्ड में आपका क्वेश्चन है, बोर्ड का 2 ऑब्जेक्टिव जो अभी मेरे माइंड में है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड में पूछा गया, 1 ESU बराबर कूलम्ब,
ठीक ना। तो कितना कूलम्ब हम लोग सीधे बना लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता है एक कूलम्ब में कितना ESU, 3 × 10⁻9 ESU। तो यहां से हम अगर एक ESU निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये 1/3 × 10⁻9 कूलम्ब। तो एक ESU बराबर हमारा क्या हो गया, 1/3 × 10⁻−9 कूलम्ब। ये एक ESU का वैल्यू हो जाएगा। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है। दूसरा जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, एक कूलम्ब में कितना ESU होता है, ठीक है। ये तो सिंपल है, आप डायरेक्ट यहां से देख रहे हैं एक कूलम्ब में कितना, 3 × 10⁻9 ESU है। EMU पर अभी तक आपका बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ दे। इसके जस्ट नीचे आप लिख लीजिएगा 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम्ब। ये आपको याद भी होगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े भी हैं, लेकिन लिख लीजिए 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम्ब, ठीक है। इससे कम ही होता है, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह में सहूलियत हो इसलिए हम लोग इसको राउंड फिगर के रूप में ले लेते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये देख लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे मापा जाता है ये देख लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ऑरिजिन ऑफ चार्ज। हेडिंग डालिएगा ऑरिजिन ऑफ चार्ज। ऑरिजिन ऑफ चार्ज, ऑरिजिन ऑफ चार्ज, हर चीज का हिंदी नहीं लिखेंगे। आवेश की उत्पत्ति, ठीक है। तो थोड़ा समझो, 3 फंडामेंटल पार्टिकल माना गया है। 3 पार्टिकल जो बहुत फेमस है, हम लोग भी पढ़े हैं मॉडर्न फिजिक्स में। इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 × 10⁻−31 kg। इधर अगर मास हम लिख दें और इधर अगर चार्ज लिख दें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। उसी तरह से प्रोटॉन का मास कितना है, तो 1.672 × 10⁻−27 kg। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो है +1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.674 × 10⁻−27 kg। और ये कितना हो गया, इसका नो चार्ज। तो यहां से क्लियर है कि न्यूट्रॉन भारी होता है, उससे थोड़ा हल्का प्रोटॉन होता है और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब सबसे बेसिक अगर पार्टिकल है तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये आप लिखिएगा नहीं, चूंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप ये लिखे हुए हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो यहां से ये क्लियर है कि इस तीनों में जो फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। नहीं, तो अब चार्ज का उत्पत्ति हम कैसे समझें, चार्ज कहां से डेवलप हो रहा है, ये अब हम लोग को समझना है इस टॉपिक में। अब थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में चलते हैं। वहां पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बताए हैं कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पैक्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सा सोचो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है भैया, पैक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो अगर कमी और वृद्धि होगा, अगर हमको उस एटम से
कुछ बाहर निकालना है पार्टिकल, तो क्या बाहर निकालेंगे? तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकालेंगे, क्योंकि वही बाहरी ऑर्बिट में घूम रहा है, वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में स्थित है। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसी को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, उसी की संख्या को हम बढ़ा भी सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बेचारा पैक है, नहीं। तो यहां से क्लियर है कि किसी बॉडी में चार्ज में कमी और वृद्धि की अगर बात हो रही है या चार्ज की अगर बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ही सेंस में होगा। और एक बात जरा समझिए, एटम क्या होता है? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और कोई भी अगर पदार्थ है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये बहुत से छोटे छोटे एटम से बना है, नहीं। तो अगर बहुत से छोटे छोटे एटम से अगर बना है और सभी एटम अगर न्यूट्रल है तो ये पदार्थ भी क्या होगा? ये मैटर भी क्या होगा? ये मैटर भी जो है वो भी न्यूट्रल होगा। मतलब अगर कोई मैटर की अगर हम बात करें, नहीं, तो वह भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होना चाहिए, नहीं। लेकिन हम देखते क्या है दैनिक जीवन में? तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, कोई निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, कोई न्यूट्रल बॉडी है। जनरली न्यूट्रल बॉडी ही होता है, उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड बनाया जाता है, उसको निगेटिवली चार्ज्ड बनाया जाता है। तो सवाल यह है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हम कहेंगे किसको और निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहेंगे किसको? तो आइए थोड़ा समझते हैं। अब जरा सा देखिए, अभी ये क्या है? अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम है। और एटम के अंदर क्या है? एटम के अंदर हम समझ रहे हैं न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पैक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अगर हमको एटम से कुछ बाहर निकालना है तो क्या बाहर निकालेंगे? बाहर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर हमको बाहर से कुछ देना है तो क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, यही ओरिजिन है चार्ज का। ठीक ना? क्लियर? अगर किसी बॉडी में, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज जीरो, अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिए, बाहर से क्या किए? इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के वजह से यह निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है? मतलब किस बॉडी को हम निगेटिवली चार्ज कहेंगे? तो उस बॉडी को हम निगेटिवली चार्ज कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाए। इलेक्ट्रॉन यदि एक्सेस में हो गया तो उसको हम कहेंगे कि वह बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड है। और दूसरा, अगर कोई बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उतने ही संख्या में है जितने संख्या में हमारा प्रोटॉन है या कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बाहर से अगर हम दे दिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन के संख्या के बढ़ने के वजह से यह निगेटिवली चार्ज हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया तो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा, नहीं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के स्थिति में बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है? लेकिन यह ख्याल रहे प्रोटॉन का संख्या फिक्स है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसमें 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, अभी नेट चार्ज कितना? जीरो। नेट चार्ज कितना? जीरो। कैसे? तो यहां पर देख सकते हैं नेट चार्ज कैसे निकालेंगे। तो 20 इलेक्ट्रॉन, तो 20 गुने माइनस ई प्लस 20 प्रोटॉन 20 गुने प्लस ई माइनस 20 ई प्लस 20 ई बराबर 0, कट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 20 और प्रोटॉन का संख्या 20, तो ये हो गया 20
-20e प्लस 20e बराबर 0, यह कट के हो गया 0। नहीं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा के 15 कर दे रहे हैं। 15 कर दिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में है तो उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब अगर 15 कर दिए तब जरा देखो तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 15 माइनस ई और प्लस 20 प्लस ई, चूंकि प्रोटॉन का संख्या फिक्स है तो यह कितना हो गया, -15e प्लस 20e बराबर 5e। देख लो Q बराबर 5e आया प्लस में, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम घटा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर घटा दे रहे हैं तो बॉडी क्या हो जा रहा है, निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। अब क्या करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दो, 20 है ना, अब 25 कर दो, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 25 और बेचारा प्रोटॉन तो वही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर पैक है, नहीं बाहर आ सकता है, नहीं कोई प्रोटॉन अंदर जाएगा, तो ये फिक्स रहेगा हमेशा। तो अब अगर 25 हो गया तो टोटल चार्ज कितना, 25 गुने -e और प्लस 20 गुने प्लस e, -25e प्लस 20e -5e, Q बराबर -5e। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दिए हैं तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ छोटू, कि चार्ज का ओरिजिन कहां है, चार्ज का ओरिजिन इलेक्ट्रॉन के संख्या पर निर्भर कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम कर दिया जाए बॉडी में से तो वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम बढ़ा दें उस बॉडी में तो वह बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर। तो चार्ज का ओरिजिन, कोई पूछेगा कि चार्ज की उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों, इलेक्ट्रॉन का कमी भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का वृद्धि भी हो सकता है, ठीक ना। तीर लगाकर लिखिएगा। पहला, हम जानते हैं कि प्रत्येक मैटर अनेकों एटम्स से मिलकर बना होता है और प्रत्येक एटम के न्यूट्रल होने के कारण वह मैटर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अर्थात मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स की संख्या बराबर बराबर होती है। यदि मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या को अनबैलेंस्ड कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या को अनबैलेंस्ड कर दिया जाए तो उस बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है, उस बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है। अब अनबैलेंस करने का मतलब या तो प्रोटॉन की संख्या से बढ़ा दें या तो प्रोटॉन की संख्या से घटा दें। नहीं, अभी जैसा कि हम लोग पहले देखे, फिर नीचे तीर लगाकर लिखेगा। यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो
उस बॉडी पर नेट चार्ज निगेटिवली प्राप्त होता है, उस बॉडी पर नेट चार्ज निगेटिव रूप में प्राप्त होता है, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वह बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड कहलाता है। मतलब अगर कोई बॉडी है, हमको उसको अगर निगेटिवली चार्ज बनाना है, निगेटिवली चार्ज्ड करना है, तो क्या करना होगा बाबू? तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देना होगा, ठीक ना। जैसे भी आप बढ़ाएं वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे बढ़ाते कैसे घटाते हैं। फिर लिखिएगा तीर लगाकर, यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम कर दिया जाए तो उस बॉडी का नेट चार्ज पॉजिटिव प्राप्त होता है। ऐसे लिखिएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्राप्त होता है और वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड कहलाता है। और वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड कहलाता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये आपको जानना है कि चार्ज कहां से आ रहा है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं आ रहा है। समझिए, लग तो रहा है बड़ा आसान, लेकिन है बहुत डेंजरस बात। कोई आपसे पूछा कि एक बॉडी है, उसमें 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी मौजूद है, कहां चार्ज है? यहां पर नो चार्ज है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या 25 कर दिए और प्रोटॉन की संख्या 20 ही रहा, तो हमारा नेट चार्ज हो गया -5e। और जैसे ही हम 15 कर दिए इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या 20 ही है, तो हमारा चार्ज हो गया +e। कहने का क्या मतलब है कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर चार्ज निर्भर नहीं करेगा। चार्ज निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है, नहीं, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस और हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज इन डिफिसिट, ठीक है। कितने की कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन में, कितने की वृद्धि हो रही है इलेक्ट्रॉन में, इस बात पर चार्ज निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव भी यहां से बनता है, चार्ज निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, प्रोटॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन में कमी पर, ठीक ना, इनमें से सभी। तो इलेक्ट्रॉन में कमी पर या इलेक्ट्रॉन में वृद्धि पर, ठीक ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव के लिए चिंता नहीं कीजिए, ऑब्जेक्टिव यहां हम लोग नहीं देखेंगे, या न्यूमेरिकल भी जो हम देंगे कुछ कुछ यहां बताएंगे, बाकी हम लोग ग्रुप में क्वेश्चन डालेंगे, वहां से आप लोगों को बनाना होगा, ठीक ना। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में देखें, ज्यादा अब समय आपका हम नहीं लेंगे, फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको खत्म कर देते हैं। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन में हमने देखा कि कांच और रेशम को जब रगड़ा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो रेशम पर निगेटिव चार्ज आ गया छोटू, और कांच पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मान लीजिए ये हम मान ले कांच और ये हम बेंजामिन फ्रैंकलिन का रेशम मान लें, तो क्या देखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो जरूर हुआ क्या होगा ये समझिए, शुरू में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जरूर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रगड़ा होगा दोनों को, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, नहीं, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, और यही इलेक्ट्रॉन कहां आया होगा, यही इलेक्ट्रॉन रेशम में आ गया होगा। तो जरा देखिए, कांच से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो कांच पॉजिटिवली चार्ज हो गया है,
और यही कांच का इलेक्ट्रॉन जब रेशम में चला गया है तो यह निगेटिवली चार्ज हो गया है। इसी तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दूसरा क्या किया, बिल्ली का खाल लिया। बाप रे बाप, ये सब डेंजरस वैज्ञानिक है, विदेशी वैज्ञानिक है, ठीक है। बिल्ली उल्ली से भी डर नहीं लगता है, हम लोग को तो फिगर बनाने में डर लगता है, ठीक ना। बिल्ली का खाल लिया और कांच लिया, ये कांच है और ये बिल्ली का खाल है, स्किन ऑफ कैट, ठीक है। अब दोनों को रगड़ा तो देखा क्या, बिल्ली का खाल निगेटिवली चार्ज हो गया है और बिल्ली का खाल पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और कांच निगेटिवली चार्ज हो गया। यही कांच जब बिल्ली के खाल से रगड़ा जा रहा है तो निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, जबकि इसी कांच को रेशम से रगड़ रहे हैं तो मेरे भाई ये पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस बार रगड़ने पर कांच से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, बल्कि बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। और यह निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कहां आया है, यह निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कांच में आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अगर इसमें आया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है इसमें, तभी यह निगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इसमें घटी है तभी यह पॉजिटिवली चार्ज है। अब सवाल उठता है कि कभी यह कांच पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, कभी यह कांच निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, कैसे हम समझेंगे भाई। यहां से क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एबोनाइट के छड़ में जब रेशम के धागा को रगड़ते हैं तो रेशम के धागा पर चार्ज होगा, पॉजिटिवली निगेटिवली, इनमें से कोई और भी कुछ है, पॉजिटिवली या निगेटिवली क्या। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में, कांच और रेशम के धागा को रगड़ते हैं तो रेशम के धागा पर कैसा चार्ज आ जाएगा। तो अभी आपको रटना पड़ेगा, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं तुरंत, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि रगड़ने पर कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन निगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज कौन होगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। निगेटिवली चार्ज कौन होगा, छोटू ध्यान से सुनो, आज बेसिक है इसलिए इतना समझा भी रहे हैं, आगे न्यूमेरिकल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह मत समझना कि यह चैप्टर थ्योरेटिकल है, कभी भूल से भी मत सोचना, ठीक ना। इतना न्यूमेरिकल होगा कि तुम लोग का पसीना गिरेगा दिन भर रात भर, ठीक ना। तो क्या हम बोले कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कौन है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड वो है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। निगेटिवली चार्ज्ड कौन है, तो निगेटिवली चार्ज्ड वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है। तो सवाल है, इलेक्ट्रॉन जब दो बॉडी को हम रगड़ेंगे तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, यह महत्वपूर्ण बात है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेगा जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन कम होगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर से सुन लीजिए, दो बॉडी को जब हम रगड़ेंगे तो दोनों में से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब वो निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक ना। तो अगर कांच और रेशम को रगड़ रहे हैं तो कांच पॉजिटिवली चार्ज इसलिए हो रहा है कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब जरूर रेशम से कांच का वर्क फंक्शन कम होता होगा, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना वर्क फंक्शन पर भी निर्भर करता है। याद कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां हम लोग वर्क फंक्शन पढ़े क्या होता है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा आज आप, ठीक ना। तीर लगाइएगा जरा और इस बात को लिखिए, जब दो बॉडी
को आपस में रगड़ा जाता है तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरह और वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरह व्यवहार करता है, जबकि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन अपेक्षाकृत अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और वह निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरह व्यवहार करता है, और वह निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरह व्यवहार करता है। ठीक ना? मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वह पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और वह निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरह व्यवहार करेगा। एक चार्ट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक ना? आपका जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा या कहीं भी आएगा इसी चार्ट के आधार पर आएगा। मतलब जब भी रगड़ा जाता है तो इसी दोनों बॉडी को, ऐसे किसी भी दो बॉडी को रगड़िएगा तो यह प्रक्रिया होगी, लेकिन विश्व में इतना ना बॉडी है कि किसका किसका देखा जाए। ठीक ना? तब भी रफली एक हम लोग एक चार्ट दिया गया है बुक में, उसी चार्ट को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। पहला जो है वह है बिल्ली की खाल। स्किन, कैट का स्किन। दूसरा कांच। तीसरा कागज। चौथा रबड़। पांचवा शरीर, बॉडी। शरीर खास करके मनुष्य का शरीर, या आप किसी भी जानवर के भी आप शरीर को यहां कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बुक में मनुष्य का शरीर लिखा है तो ये आप लिख लीजिए। फिर है लकड़ी। फिर है कोई मेटल। ठीक है? इसके बाद लिखिएगा अंबर। और इसके बाद आप नीचे इसको लिखिएगा। ठीक ना? इसके बाद नीचे अंबर और फिर लिखिएगा एबोनाइट सबसे लास्ट में। ठीक है? बिल्ली की खाल, स्किन ऑफ कैट। दूसरा ग्लास, तीसरा पेपर, चौथा रबड़, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल, अंबर, एबोनाइट। ठीक है? 2-3 बार इसको पढ़ लेना है। बिल्ली की खाल, कांच, कागज, रबड़, मनुष्य का शरीर, लकड़ी, धातु, अंबर, एबोनाइट। अब जरा आइए, जो हम आपको क्या हम बोले हैं कि धातु के नीचे अंबर लिखिएगा और अंबर के नीचे एबोनाइट लिखिएगा। आप इधर जब नीचे आइएगा तो वर्क फंक्शन बढ़ रहा है। याद, इसको लिख लीजिए आप, वर्क फंक्शन बढ़ रहा है। ठीक है? और जब हम नीचे से ऊपर के तरफ जा रहे हैं तो वर्क फंक्शन घट रहा है। ठीक है? इसको आपको उतारना है छोटू,
और अभी हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। ठीक है, इसको आप पहले जल्दी से उतार लीजिए। बिल्ली की खाल, कांच, कागज, रबड़, मनुष्य का शरीर, लकड़ी, धातु, अंबर, एबोनाइट। ठीक है, एक चीज छूट गया है, धातु के जस्ट ऊपर रेशम आ जाएगा। ठीक ना, इस तरह से रेशम, फिर धातु, फिर अंबर, फिर एबोनाइट। एक मिनट, बिल्ली की खाल, कांच, कागज, रबड़, मनुष्य का शरीर, लकड़ी, रेशम, धातु, अंबर, एबोनाइट। ठीक ना, लकड़ी के जस्ट नीचे आप रेशम लिखिएगा। अब आइए एक दो ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके बोर्ड में। लिखिएगा, यदि एबोनाइट के छड़ और कांच को रगड़ा जाता है तो कांच पर प्राप्त होगा पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। क्या हम बोले हैं कि एबोनाइट का छड़ है और कांच है। ठीक ना, अब इसमें हम क्या बोले हैं कि जिसका वर्क फंक्शन कम उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वह निगेटिवली चार्ज होगा। तो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा, तो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा, नीचे जाने पर वर्क फंक्शन बढ़ रहा है, एबोनाइट का वर्क फंक्शन ज्यादा, तो ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज और कांच हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन लिखिए। अब आप लोग खेलिएगा इस क्वेश्चन से, देख लीजिएगा। अगला, यदि रेशम के धागा और कांच को रगड़ा जाए तो रेशम के धागा पर प्राप्त चार्ज का नेचर होगा पहला पॉजिटिव। फिर से एक बार क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, यदि रेशम के धागा और कांच को रगड़ा जा रहा है तो रेशम के धागा पर चार्ज का नेचर होगा पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, चौथा दोनों, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। अब क्या है, तो यहां दो शब्द है, एक है रेशम और दूसरा है कांच। तो जिसका वर्क फंक्शन कम उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उस पर निगेटिव चार्ज। नीचे जाने पर वर्क फंक्शन बढ़ रहा है, कांच है यहां और रेशम है यहां, लकड़ी के जस्ट नीचे। तो रेशम जब यहां है इसका मतलब यह हो गया कि रेशम पर निगेटिव चार्ज हो गया और कांच पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशम पर कैसा चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है। नहीं, तो छोटू इस तरह से ओरिजिन ऑफ चार्ज भी हम लोगों का खत्म हुआ। चार्ज पर हम लोग दूसरा वीडियो कल देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे कि चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। एक तुमको हम बात बता दे रहे हैं कि थ्योरी जितना था आज ही मेन था, उसके बाद जो भी थ्योरी है उसके जस्ट बाद न्यूमेरिकल आएगा तुम लोगों के दिमाग को खाने के लिए। ठीक ना, कल से एकदम स्थिर रहना, इतना मजेदार नहीं मिलेगा। कल से मजेदार होगा, न्यूमेरिकल होगा। ठीक ना, तो कल से न्यूमेरिकल का पार्ट ज्यादा आपको मिलेगा। थ्योरी केवल न्यूमेरिकल को बनाने के दृष्टि से रहेगा नहीं, क्योंकि ये आज का बेसिक बात था इसलिए इसमें ज्यादा थ्योरी था। ठीक ना, कल से भी थ्योरी रहेगा लेकिन न्यूमेरिकल के अनुपात में कम रहेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैट पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, आप छोड़ भी नहीं सकते हैं चाह कर भी।